everyone, welcome back to our channel. I am Prachi. In today's lecture, we are going to study about Section 9 of Indian Evidence Act, which says fact necessary to explain or introduce relevant facts. वो फैक्ट जो कि जरूरी हो जाते हैं एक्सप्लेन करना उन्हें या इंट्रोड्यूस करना, और वो रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू से रिलेटेड होते हैं। अब आते हैं इस सेक्शन को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन है, इंपॉर्टेंट भी है फॉर प्री और मेंस, फॉर बोथ पर्पसेस। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। फर्स्ट थिंग इज फैक्ट वो जो कि एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस कर रहा है किसी भी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट को, और विद सपोर्ट और रिबट वो फैक्ट जो कि सपोर्ट या रिबट कर रहा है एन इन्फेरेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। किसी भी तरीके से वो सपोर्ट या रिबट कर रहा है किसे, फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट को। और या देखिए, ये सारी चीज होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे हर जगह और का यूज हुआ है, या तो ये या तो ये या तो ये ऐसे। तो या वो ये कह रहा है कि किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग की आइडेंटिटी को रेलेवेंट बता रहा है। रिलेटेड जो भी फैक्ट इन इशू या फिर रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड कोई पर्सन है या कोई थिंग है, उसकी आइडेंटिटी को बता रहा है वो फैक्ट जो कि किसी भी फिक्स टाइम और प्लेस को बता रहा है, और फैक्ट जो कि किसी टाइम या प्लेस को बता रहा है एट विच एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट हैपेंड। जिस जगह पे या जिस समय पे कोई भी रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू अकर हुए हो, हैपेंड हुए हो, और which shows the relation of the parties by whom any such fact was transacted are relevant in so far as they are necessary for that purpose। या फिर वो फैक्ट जो कि किसी पार्टीज के रिलेशन के बारे में बात कर रहा है, तो ऐसे फैक्ट इसका ट्रांजैक्शन में, अगर कोई भी फैक्ट इस तरह के ट्रांजैक्शन में हुए हो तो वो रिलेवेंट माने जाएंगे अंडर सेक्शन 9, भले ही वो बहुत समय पहले हुए हो या बहुत समय या तुरंत का हुआ हो या दूर हुआ हो या करीब में हुआ हो, वो फैक्ट रेलेवेंट माने जाएंगे। हमने किन किन चीजों के बारे में बात की। फर्स्ट थिंग इज एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस कर रहा है वो फैक्ट जो कि एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस कर रहा है किसी भी रिलेवेंट फैक्ट को। सेकेंड इज वो फैक्ट जो कि सपोर्ट या रिबट कर रहा है। थर्ड इज आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन और एनी थिंग, किसी भी पर्सन या फिर किसी भी थिंग की आइडेंटिटी को बता रहा है। टाइम एंड प्लेस को बता रहा है फोर्थ। एंड फिफ्थ इज रिलेशन ऑफ पार्टीज के रिलेशन को बता रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। वो फैक्ट अब हमें इसमें याद रखना है किन किन फैक्ट्स के बारे में, कौन कौन से फैक्ट जो कि रिलेटेड है, जो कि एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोर्ट या रिबट कर रहे हैं, आइडेंटिटी किसकी, पर्सन या थिंग की, दोनों की बता रहे हो या दोनों की बता रहे हो, टाइम और प्लेस बता रहे हो, पार्टीज के साथ रिलेशन को बता रहे हो। तो ये 5 चीजें हमें याद रखनी है सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 इसी 5 चीजों के ऊपर बेस्ड है। अब इसे और क्लियर करने के लिए हम इलस्ट्रेशंस देखते हैं। इलस्ट्रेशंस क्या कह रहा है। द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या ए की बनाई हुई विल है, वसीयत है भाई। द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी एंड ऑफ हिज फैमिली एट द डेट ऑफ अलिज्ड विल मे बी अ रेलेवेंट फैक्ट। देखिए क्या कह रहा है, जो भी स्टेट, द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी और एंड ऑफ हिज फैमिली एट द डेट ऑफ अलिज्ड विल मे बी अ रेलेवेंट फैक्ट, वो रेलेवेंट हो सकता है। तो ये जो इलस्ट्रेशन ए है ये आपको किस तरीका का दिख रहा है, ये एक तरीके से इंट्रोडक्टरी फैक्ट है जो कि इंट्रोडक्शन दे रहा है किसी के बारे में, इंट्रोडक्टरी फैक्ट हो गया। बी देखते हैं क्या कह रहा है। ए सूज बी फॉर लीबल इम्प्यूटिंग डिसग्रेसफुल कंडक्ट टू ए। अब ए जो है वो बी को सू करता है कि आपने लिबेल किया। लिबेल अ फॉर्म ऑफ डिफेमेशन, ये मैंने पहले भी लेक्चर में आपको बताया है, एक डिफेमेशन का टाइप है लिबेल। तो स्लैंडर एंड लिबेल दो तरह के टाइप होते हैं। तो ए बी को सू करता है कि तुमने लिबेल किया है या डिफेमेशन किया है, डिसग्रेसफुल कंडक्ट किया है ए के अगेंस्ट में।
बी अफर्म्स दैट द मैटर alleged टू बी लिबेलियस इज ट्रू। बी अफर्म भी करता है, एफएम करता है कि जो भी मैटर आया है लिबेलियस का उसके अगेंस्ट में वो ट्रू है। द पोजीशन एंड रिलेशन ऑफ द पार्टीज एट द टाइम व्हेन द लिबेल वाज पब्लिश्ड मे बी रेलेवेंट फैक्ट। अब देखिए पार्टीज का कैसा रिलेशन था और पार्टी का क्या पोजीशन था जब लिबेल किया गया, ये क्या है, वो रिलेवेंट माना जाएगा एज इंट्रोडक्टरी टू द फैक्ट इन इशू, क्योंकि एक तरह से ये इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है, इंट्रोडक्टरी हो गया ये। The particulars of a dispute between A and B about the matter unconnected with the alleged libel are irrelevant। अब किस मैटर पे हुआ वो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, किस मैटर पे हुआ। दो द फैक्ट दैट देयर वाज अ डिस्प्यूट मे बी रेलेवेंट इफ इट अफेक्टेड द रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी। समझ में आ गई। अगर ऐसा मैटर जो कि डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है ए और बी के रिलेशन में, वो मैटर यहाँ पे रेलेवेंट माना जाएगा। ए और बी के रिलेशन को, वो मैटर जो कि डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है उन दोनों के रिलेशनशिप में, वो मैटर यहाँ पे रेलेवेंट माना जाएगा। तो ये बता रहा है एक तरह से रिलेशन ऑफ द पार्टीज, जो रिलेशन ऑफ पार्टीज बता रहा है, एक तरह से इंट्रोडक्शन दे रहा है इन दोनों का कि ये दोनों कौन है एक दूसरे के। इंट्रोडक्टरी फैक्ट हो गया ये भी। सी कह रहा है ए इज अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, ए अक्यूज्ड है किसी क्राइम का। द फैक्ट दैट सून आफ्टर द कमीशन ऑफ द क्राइम ए एब्सकॉन्डेड, जैसे ही क्राइम कमिट करता है ए और ए तुरंत वहां से रफू चक्कर हो जाता है, गायब हो जाता है और फ्रॉम हिज हाउस, खुद के घर से, इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8। ये सेक्शन 8 के अंदर रेलेवेंट है। सेक्शन 8 हमने आपको बताया है, अगर आपने नहीं देख रखा है तो प्लीज जाइए सेक्शन 8 देखिए, देन सेक्शन 9 पर आइए, ऐसे बीच बीच में लेक्चर्स नहीं देखिए, तब आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। तो अब ए अपने ही घर से भागा, ये क्या है, एक तरह से सब्सिक्वेंट कंडक्ट के अंदर आ रहा है। ए ने क्राइम कमिट किया, क्राइम कमिट करने के बाद वो अपने ही घर से भागा, तो इज अ रेलेवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 8 एज अ कंडक्ट सब्सिक्वेंट टू एंड अफेक्टेड बाय द फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू से ये अफेक्ट हो रहा है, फैक्ट इन इशू अकर हुआ, उसके बाद वो पर्सन वहां से भागा अपने आप को बचाने के लिए, कंसीलमेंट के लिए। दिस इज अ सब्सिक्वेंट कंडक्ट। द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन ही लेफ्ट होम, अब ये फैक्ट जिस समय वो अपने घर को छोड़ा, ही हैड सडन एंड अर्जेंट बिजनेस एट दैट प्लेस टू विच ही वेंट। हो सकता है जब वो घर छोड़ा हो अपना, तो वो इसलिए छोड़ा हो कि उसका अचानक से कोई बिजनेस का काम आ गया हो किसी जगह पर जहां पे वो गया हो। इज रेलेवेंट एज टेंडिंग टू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट ही लेफ्ट होम सडनली। अब जब हो सकता है उसके बिजनेस का काम आ गया हो इसलिए वो घर से गया हो, पर पुलिस को क्या लग रहा हो कि इसी ने क्राइम किया है इसलिए वो घर छोड़ करके भागा। हो सकता है कि बिजनेस का कोई काम हो, तो अब वो फैक्ट जो कि ये बताएगा कि नहीं वहां पे उसका सच में बिजनेस का काम है, उसका कोई जरूरी काम था जिस वजह से वो गया था, क्राइम को छुपाने के लिए नहीं गया था, कंसीलमेंट के लिए नहीं गया था, इस तरह का फैक्ट यहाँ पर रिलेवेंट हो जाएगा। क्या बता रहा है, एक तरह से एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि नहीं सच में उसका कोई बिजनेस का काम था इसलिए वो छोड़ करके गया घर। तो इस तरीके का फैक्ट भी यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगा, जो कि उसको ये बता रहा है, जो कि उसको बाहर निकाल रहा है कि नहीं इसने क्राइम कमिट नहीं किया है, उसके सब्सिक्वेंट कंडक्ट को जो कि 8 के अंदर फॉल करा था उसको निकाल करके यहाँ पर 9 में फॉल करा रहा है। और उसे देखिए ये दोनों तरह से पॉजिटिव तरीके से भी यूज हुआ जा रहा है सेक्शन 9, और निगेटिव तरीके से भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज, हाँ, द डिटेल ऑफ द बिजनेस ऑन विच ही लेफ्ट आर नॉट रिलेवेंट। हो सकता है कि डिटेल बिजनेस का कि कौन सा काम करता है, कैसा काम करता है, हो सकता है ये रिलेवेंट ना हो, एक्सेप्ट इन सो फार एज दे आर नेसेसरी टू शो दैट द बिजनेस वाज सडन एंड अर्जेंट। बस यहाँ पे रिलेवेंट ये होगा कि वो बिजनेस के लिए गया था, हाँ उसका सच में कोई सडन और अर्जेंट काम आया था जिस वजह से उसे जाना पड़ा, तो ये चीज यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगी। अब किस चीज का बिजनेस है, किसके साथ वो बिजनेस करता है, ये सब चीजें यहाँ पे रेलेवेंट नहीं मानी जाएंगी। ए सूज बी फॉर इंड्यूसिंग सी टू ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मेड बाय हिम विथ ए। ठीक है, ब्रेक करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस को इंड्यूस किया गया।
ए ने बी को चूज किया, कि बी ने इंड्यूस किया है सी को। C on leaving A's service says to A, I am leaving you because B has made me a better offer. अब जब C A की सर्विस छोड़ा था, भाई A है और C है, ये दोनों अच्छे खासे इन दोनों की बनती थी, काम कर रहे थे, एक बिजनेस कर रहे थे। भाई एक समय ऐसा आता है जब B की एंट्री होती है इन दोनों की लाइफ में। बी आता है और बी सी से कहता है तुम क्या ए के साथ कर रहे हो, मैं तुम्हें दुगना मुनाफा दूंगा, तुम आओ और मेरे साथ बिजनेस करो। अब सी जो ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट में था वो तोड़ता है कॉन्ट्रैक्ट और चला जाता है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन सी कहते हुए ए से जाता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ काम करना छोड़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं बी के साथ काम करने क्योंकि बी ने मुझे बेटर ऑफर किया है। दिस स्टेटमेंट इज अ रेलेवेंट फैक्ट एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ सीज कंडक्ट। ये रेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि ये सीज के कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, विच इज रेलेवेंट एज अ फैक्ट इन इशू। अब यहाँ पे ये रेलेवेंट हो जा रहा है क्योंकि ये फैक्ट इन इशू से जस्ट रिलेटेड है। E. The accused of theft is seen to give the stolen property to B. A भाई चोरी करता है, थेफ्ट करता है, और चोरी करने के बाद जो स्टोलन प्रॉपर्टी होती है वो बी को दे देता है, who is seen to give it to A's wife. B says he delivers it. A says to you are to hide this. B statement is relevant as explanatory of a fact which is a part of a transaction. अब यहाँ पे जो A के द्वारा कहा गया कि मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि तुम इसे छुपा दो। अब छुपाने के लिए वो जो दिया ए ने उस समय जो बी से कहा वो भी स्टेटमेंट यहाँ पे रिलेवेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पर कंडक्ट भी रिलेवेंट हो रहा है, यहाँ पर स्टेटमेंट भी रिलेवेंट हो रहा है। किसमें? 9 में। 8 में हम लोगों ने इसको कुछ एक्सेप्शंस के साथ देखा था कि किस तरीके से केवल स्टेटमेंट, कंडक्ट और स्टेटमेंट रिलेवेंट होंगे। तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट हो रहा है यहाँ पे रिलेवेंट या नहीं हो रहा है। देखिए स्टेटमेंट भी रिलेवेंट हो रहा है, कंडक्ट भी रिलेवेंट हो रहा है। F इज द लास्ट इसका इलस्ट्रेशन। A is tried for a riot and is proved to have marched at the head of a mob. The cries of a mob are relevant as explanatory of the nature of the transaction. अब भाई भीड़ में, मॉब मतलब होती है भीड़, अब भीड़ में काफी लोगों का रोना धोना, किसी का अब भगदड़ हो गया है तो वहां पे कुचल गया कोई, जो भी हुआ, तो ये सारी चीजें यहाँ पे रेलेवेंट है क्योंकि ये सारी चीजें एक तरह से एक्सप्लेनेटरी है, एक्सप्लेन कर रही है किसी भी तरह के कंडक्ट को, फैक्ट इन इशू को। तो दीज फैक्ट्स आर रेलेवेंट हियर। The following are the facts that are necessary to explain or present significant fact in the matter before the court. ये सारे फैक्ट जो है ये एक तरह से नेसेसरी है जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी सिग्निफिकेंट फैक्ट को कोर्ट के सामने, इसलिए सारे फैक्ट यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं? रेलेवेंट हो जा रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्ट होंगे जो कि रेलेवेंट होंगे कोर्ट में? तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, 5 टाइप्स के हैं जो कि एक्सप्लेन कर रहे हो या इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी भी मैटर को। रिलेवेंट फैक्ट टू बी प्रोड्यूस रिगार्ड द मैटर बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने लाने से। द फैक्ट दैट कैन बी सपोर्टेड, वो फैक्ट जो कि सपोर्ट कर रहे हो, जैसे हम लोगों ने अभी वो देखा कि वो व्यक्ति बिजनेस के लिए गया था, अगर नहीं गया था या गया था तो सपोर्ट या रिबट, रिबट मतलब हटा रहे, बचा रहे हो उस व्यक्ति को कि नहीं वो सच में बिजनेस के लिए गया था, वो ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो भाग गया, वो किसी क्राइम करने के बाद वहां से भागा, तो इस तरीके का व्यक्ति नहीं है, तो उसे रिबट कर रहा हो। तो दोनों फैक्ट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों यहाँ पे रेलेवेंट है, एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस, सपोर्ट और रिबट। आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग और एनी पर्सन, आइडेंटिटी बता रहे हो किसी थिंग का या किसी पर्सन का, या द फैक्ट दैट फिक्स द टाइम और प्लेस, वो फैक्ट जो कि किसी तरह का टाइम और प्लेस बता रहे हो कि हाँ इसी समय पे ये काम किया गया होगा, हाँ इसी जगह पे उसे देखा गया था, तो ये फैक्ट रेलेवेंट है। द फैक्ट दैट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ पार्टी, एंड द लास्ट वन वाज रिलेशनशिप ऑफ अ पार्टी, पार्टीज के साथ उसका कैसा रिलेशन था, ये भाई फैक्ट तो जाना जरूरी है ना कि पार्टीज के साथ कैसा रिलेशन था किसी व्यक्ति का, इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्पस, ये जरूरी है।
अब हम आते हैं डिटेल में पढ़ते हैं कि ये एक्सप्लेनेटरी फैक्ट होता क्या है। हमने अभी तक देख रखा कि इसके इलिस्ट्रेशंस में कि किस तरीके का फैक्ट है कि जो वो एक्सप्लेनेटरी हो रहा है, इंट्रोडक्टरी हो रहा है, टाइम एंड प्लेस बता रहा है। अब हम लोग देखेंगे वन बाय वन ये एक्सप्लेनेटरी फैक्ट होता क्या है। When the facts are viewed alone, certain evidence has no meaning. केवल जब फैक्ट को ही अकेले देखा जा रहा हो और एविडेंसेस का वहां कोई मतलब ना हो, बट वेन दे आर इंटरप्रेटेड इन कनेक्शन विद द अदर फैक्ट इन केस। अब ये जो फैक्ट है वो इंटरप्रेट कर रहे हो, रिलेटेड हो किसी और फैक्ट से और इसे बता रहे हो, अब ये फैक्ट भी यहाँ पे मीनिंगफुल हो जाएगा, दे बिकम मीनिंगफुल। जैसे ये फैक्ट इन इशू है और ये रिलेवेंट फैक्ट है, और एक और कोई फैक्ट है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है किसको, इस रिलेवेंट फैक्ट को या फैक्ट इन इशू को। ये फैक्ट जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है रिलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू को, तो ये जो फैक्ट है ये भी मीनिंगफुल हो जाएगा। Such facts are significant or relevant fact that must be appropriately communicated. अब हम इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको चीजें और अच्छी तरह से समझ में आएगी। अलेक्जेंडर अटेम्प्टेड टू किडनैप अ गर्ल। अब अलेक्जेंडर ने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्टेड कि ये भाई अलेक्जेंडर है ए, ये किडनैप करने का अटेम्प्ट करते हैं इस गर्ल को। During the course of the police inquiry, the accused was seen wandering around near the police station. अब पुलिस इंक्वायरी के दौरान जब पुलिस आई इंक्वायरी करने के लिए, तो जो ये एक्यूज्ड है वो पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखा कि मेरे बारे में कुछ हो रहा है, क्या बात, पुलिस किसके बारे में बात कर रही है, पुलिस किसके बारे को पकड़ने वाली है। तो एक्यूज्ड देखा गया वहां पे इर्द गिर्द घूमते हुए किसके, पुलिस स्टेशन के। When the girl spotted the accused, she began to cry in front of her brother. अब जैसे ही गर्ल उस एक्यूज्ड को देखती है, उसी समय वो लगती है जोर जोर से रोने के लिए, रोने अपने परिवार वालों के सामने, अपने भाइयों के सामने। Who reported the incident to the police? अब भाई इसके साथ किडनैप अटेम्प्ट हुआ है, तो वो पुलिस के पास गई अपने परिवार वालों के साथ, अपने भाइयों के साथ कि मेरे साथ किडनैपिंग अटेम्प्ट हुई है। जब उसने देखा कि यहाँ पे इर्द गिर्द वो अक्यूज्ड घूम रहा है, तो वो जोर जोर से घबरा करके रोने लगी। द अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। द गर्ल्स स्टेटमेंट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब यहाँ पे ये देखिए, जो गर्ल है उसने कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं, उसने क्या शुरू किया, उसने केवल रोना शुरू किया। इस रोना, उसका जो ये एक्ट है रोने का, क्राई, दिस इज ऑल्सो अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, और ये एडमिसिबल होगा सेक्शन 9 के अंदर। आई बात समझ में। यहाँ पे एक्ट एंड स्टेटमेंट बोथ आर रेलेवेंट, दोनों ही रेलेवेंट होंगे अगर वो किसी भी तरीके से फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड हो। अब हम ये देखते हैं कि इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स क्या होते हैं। When facts serve as an introduction to a key fact, जो की फैक्ट है, यानी की फैक्ट का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के बारे में। अब रिलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू को जो भी इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं जो फैक्ट्स, दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रू नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। वो फैक्ट जो कि किसी भी ट्रांजैक्शन का नेचर या इंट्रोडक्शन बता रहे हो, तो इस तरीके के फैक्ट रेलेवेंट हो जाएंगे। एविडेंस इज परमिटेड ओनली टू द डिग्री दैट इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस फैक्ट इन डिस्प्यूट और रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, इंट्रोडक्टरी फैक्ट समझ में आ गया। इंट्रोडक्टरी एंड एक्सप्लेनेटरी लगभग लगभग इक्वल ही है। इंट्रोडक्शन मतलब किसी के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है, फैक्ट एक्सप्लेनेटरी है, फैक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी को। इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन लगभग लगभग सेम है। नेक्स्ट इज फैक्ट सपोर्टिंग इन्फेरेंस। अब फैक्ट सपोर्टिंग इन्फेरेंस मतलब क्या होता है। इन्फेरेंस मीन्स वो फैक्ट जो कि, इन्फेरेंस मतलब किसी तरह से कंक्लूजन पे पहुंचा रहा हो, वो फैक्ट भी रिलेवेंट होंगे। वो फैक्ट जो कि किसी को किसी कंक्लूजन पे पहुंचा रहा है, वो फैक्ट रेलेवेंट होंगे। This category of fact is neither relevant as fact in an issue nor relevant fact. देखिए, भले ही ये फैक्ट उस कैटेगरी में नहीं आ रहा है एज अ रेलेवेंट फैक्ट के या फैक्ट इन इशू के, लेकिन बट इट सपोर्ट और अपोज द इन्फेरेंस,
ये या तो सपोर्ट कर रहा है या तो अपोज कर रहा है, नहीं उसने ये नहीं किया, नहीं उसी ने ये किया है, दोनों तरीके से सपोर्ट या अपोज कर रहा है। प्रोवाइड बाय द फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। इसका एग्जाम्पल्स हमेशा समझते हैं। देखिए एविडेंस लॉ ही ऐसा लॉ है जिसमें एग्जाम्पल्स बहुत मैटर करते हैं। एग्जाम्पल्स के हेल्प से ही आप एविडेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन ए मर्डर्स बी, ए ने मर्डर कर दिया भाई बी का, बी मर गया। ए ट्राइज टू फ्ली फ्रॉम द विलेज, ए भागने की कोशिश किया गांव से, कहां से, गांव से। द फैक्ट दैट ही मैनेज टू फ्ली इज अ सपोर्टिंग इन्फेरेंस इन रिगार्ड टू द मर्डर ही कमिटेड। अब वो सारे फैक्ट जो कि इसको हेल्प कर रहे हैं इस गांव से भागने में, वो फैक्ट जो कि हेल्प कर रहे हैं इस ए को इस गांव से भागने में, वो सारे फैक्ट यहाँ पर एक तरीके से सपोर्टिंग फैक्ट माने जाएंगे, वो इन्फेरेंस फैक्ट माने जाएंगे, वो रेलेवेंट होंगे। इस तरीके के फैक्ट सारे रेलेवेंट फैक्ट बन जाएंगे। मीन्स जैसे एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। जब ए ने बी को मारा, अब वो सोचा कि इस गांव से हम भाग जाते हैं वहां से, तो लोगों ने, अब इसने, गांव है, हो सकता है इसने ऑटो बुक किया, ऑटो लिया हो सकता है इसने रिक्शे वाले को बुलाया हो कि भाई हमको लेके चलो। अब वो जो रिक्शा वाला है वो बताएगा इसके बारे में, तो ये भी एक क्या बन गया, फैक्ट बन गया, जो कि इस रिलेवेंट फैक्ट को बता रहा है कि यहाँ से भागने की कोशिश किया था, एक्सप्लेन कर रहा है, इन्फेरेंस कर रहा है, कंक्लूजन तक पहुंचा रहा है। तो ये भी फैक्ट जो कि रिक्शा वाले के साथ इसको देखा गया, ये भी रेलेवेंट हो जाएगा। फैक्ट रिबर्ट इन्फेरेंस, वो फैक्ट जो कि रिबर्ट कर रहा हो कि नहीं नहीं उसने नहीं किया है ये फैक्ट। With inference given or relevant facts, the fact might be rebutted or disproved to the fact in issue. वो फैक्ट हो सकता है उसे बचा रहा हो कि नहीं नहीं उसने नहीं, वो यहाँ नहीं गया था, वो भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। हो सकता है रिक्शा वाला ये कह रहा नहीं, लेकिन जब वो मेरे रिक्शे पे आके बैठे तो बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं थे, वो तो नॉर्मल थे, उन्होंने जैसे कुछ ही ना किया हो, इस तरीके का उनका बिहेवियर था। तो वो रिबट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, या तो सपोर्ट कर रहा है या फिर रिबट कर रहा है, दोनों ही यहाँ पे फॉल करेगा। नेक्स्ट इज फैक्ट स्टेबलाइजिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ थिंग ऑफ अ पर्सन। वो फैक्ट जो कि स्टेब्लिश कर रहा है किसी भी पर्सन या फिर किसी भी थिंग की आइडेंटिटी, वो रिलेवेंट हो जाएगी। When identification of a thing is at issue, the information that is the most beneficial in determining its identity is considered as a relevant fact. अब भाई किसी की आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो पा रही है कि ये जो व्यक्ति है ये वही है जिसने क्राइम कमिट किया था, अब आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो पा रही है, तो वो फैक्ट जो कि किसी भी तरीके से बेनिफिशियल होंगे, वो फैक्ट जो किसी भी तरीके से बेनिफिशियल हो रहे हैं यहाँ पे किसी की आइडेंटिटी स्टेब्लिश करने में, भाई अब वो फैक्ट हो सकता है आधार कार्ड हो सकता है वो फैक्ट पैन कार्ड हो। तो आइडेंटिटी किससे स्टेब्लिश हो रही है, इसकी आधार कार्ड से हो रही है, पैन कार्ड से हो रही है, वोटर आईडी कार्ड से हो रही है, किसी भी कार्ड से हो रही है। हो सकता है किसी ने देखा था उसे जाते हुए वहां पर, तो आइडेंटिटी स्टेब्लिश हो रही है या नहीं हो रही है, बस किसी भी तरीके से वो फैक्ट जो कि किसी की आइडेंटिटी स्टेब्लिश कर रहे हैं वो रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ थिंग, अब थिंग के बारे में क्या हो सकता है, जैसे बिल हुआ, मोबाइल चार्जर हुआ, फोटो हुआ। हम मोबाइल चार्जर पे कोई मार्क बना रखे थे कि भाई हमारा ये मोबाइल चार्जर है, बार बार गायब हो जाता है, तो हम इस पे लिख देते हैं अपना नाम, मान लेते हैं हम, मेरा नाम प्राची है तो हम अपना पी लिख देते हैं इस मोबाइल चार्जर पर रेड कलर से। आप देखते होंगे कि घर के बर्तनों पर नाम लिखा रहता था पहले के समय में कि भाई हमारा ही बर्तन है, नाम लिखे रहते थे। तो वो एक तरीके से मार्क लगाया जाता था कि ये हमारी ही आइडेंटिटी का बर्तन है, हमारा ही कोई थिंग है। किसी भी थिंग का आइडेंटिटी क्रिएट करना, जैसे कि हमने कोई मोबाइल खरीदा अच्छा महंगा, तो अब ये मोबाइल का जो बिल आएगा, अब हो सकता है ऑनलाइन खरीदा तो ऑनलाइन बिल आया हो, जाकर दुकानदार के साथ खरीदा तो उसका बिल है, तो वो उस मोबाइल की आइडेंटिटी एक्सप्लेन कर रही है कि ये मोबाइल इस कंपनी का है, इस समय खरीदा गया था, इस जगह से खरीदा गया था, ये प्लेटफॉर्म से खरीदा गया था, तो आइडेंटिटी ऑफ अ थिंग स्टेब्लिश कर रही है। तो इस तरीके का फैक्ट भी रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। आइडेंटिटी ऑफ पर्सन भी कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हो, बता रहा हो, तो वो भी रेलेवेंट माना जाएगा।
अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे इसके। व्हेन ए कंडक्ट हाइस्ट दैट ends इन अ मर्डर। अब उसने ए ने कोई हाइस्ट कमिट किया, लेकिन अब वो उसने उसके साथ गलती से मर्डर भी हो गया। द हाउस कीपर इज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द स्टोलन आइटम एंड द डिसीज्ड ऑब्जेक्ट। अब जो हाउस कीपर था उससे ये पूछा गया कि भाई क्या यही चीज जो थी वो चोरी की गई थी, या क्या यही डिसीज्ड का जो व्यक्ति खत्म हो चुका है, मर चुका है, क्या उसका ये ऑब्जेक्ट है। द क्लॉथिंग एंड द शूज ऑफ द डिसीज्ड कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई देम। हो सकता है डिसीज की ये स्थिति हो गई हो कि उसके चेहरे से उसे पहचाना न जा रहा हो। आपने कई सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें कितनी बुरी तरह से हत्या हो जाती है कि चेहरे आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो जाती है, या फिर कोई एक्सीडेंटल केस ही हो जाता है जिसमें बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है। तो आइडेंटिफाई करते हैं उसके कपड़ों से, उसके शूज से, हो सकता है उसने कोई रिंग पहन रखी हो, कोई ब्रेसलेट पहन रखा हो, चेन हो। तो डिसीज की ऑब्जेक्ट जो भी उसने पहन रखे हो उससे उसको आइडेंटिफाई करना, या कोई सामान चोरी हुआ है तो वो देख के पहचाना, हाँ हाँ ये तो वही सामान है जो मेरे घर पे आया था, पहले हमने देखा है मेरे घर पे, ये तो वही वॉस है, या ये तो वही डिब्बे है ना। The victim's jewelry is acceptable if it was identified by the neighbor who attended a party in his home। हो सकता है कोई पार्टी चल रही हो, पार्टी के दौरान कोई घटना हुई हो उसके साथ, तो उसके पास जो भी ज्वेलरी थी, जो भी पहन रखा हो, तो वो नेबर्स ने पहचाना हो कि हाँ हाँ इसने पहन रखा था, मैंने देखा था, इसके हाथ में ये हमेशा रहता था। हाउस कीपर लोग देख रहे हो कि हाँ नहीं ये तो मेरे साहब का ही जूता है, ये पहन के ऐसे घूमते थे। तो उससे पता चल रहा है कि ये पर्सन यही था। कि क्या पता चल रहा है, पर्सन की आइडेंटिटी पता चल रही है। किससे पता चल रही है, थिंग से पता चल रही है। थिंग की आइडेंटिटी पता चल रही है किसी और थिंग से, थिंग्स की आइडेंटिटी पता चल रही है किसी और थिंग से, जैसे बिल से। मोबाइल की आइडेंटिटी पता चली उसके बिल से। मोबाइल चार्जर की आइडेंटिटी पता चली कि उसके हाँ ऊपर नाम लिख रखा है, मैंने कुछ मार्क रख कर रखा है। तो क्लियर हो गया यहाँ पे किस तरीके से किसी की आइडेंटिटी पता चल रही है। अगर किसी भी तरीके से किसी पर्सन या किसी थिंग की आइडेंटिटी पता चल रही है तो वो रेलेवेंट है। दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत इजी है ये समझने में। हाँ, इसके अंदर अभी हम लोग पढ़ेंगे टीआई परेड के बारे में। अभी हम उसे रोक रहे हैं, पहले हम इसे पांचों के पांचों को एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद हम टीआई परेड पे थ्योरी पर आएंगे कि ये टीआई परेड होता क्या है। टाइम एंड प्लेस, व्हेन एंड वेयर द रिलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू हैज हैपेंड। कब और कहाँ। ये जो रिलेवेंट फैक्ट, देखिए ध्यान रखिएगा दोनों ही जगह ये रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू दोनों की बात हो रही है, और जो इस रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड हो जा रहे हैं वो भी रेलेवेंट फैक्ट बन जा रहे हैं। फैक्ट इन इशू से जो रिलेटेड होगा वो रिलेवेंट फैक्ट बनेगा। इवन रिलेवेंट फैक्ट से भी जो रिलेटेड हो जाएगा वो भी रिलेवेंट फैक्ट बन जाएगा, और फैक्ट इन इशू से जो रिलेटेड होगा वो तो रिलेवेंट फैक्ट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए, दिमाग को बिल्कुल ओपन करके मेरी बातों पर ध्यान दीजिए कि भाई हम कह क्या रहे हैं, मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट टेल्स दैट पर्सन मस्ट हैव डाइड बिटवीन 12 AM to 2 PM। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कोई व्यक्ति मरा मरा, उसकी लाश खोजी जा रही है, काफी समय हो गए नहीं मिल रहा है। अब बाद में काफी दिनों बाद उसका लाश मिलता है। जब उसकी बॉडी मिलती है तो पोस्टमार्टम के लिए जाएगी, ऑब्वियसली पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलेगा उसकी स्किन कितनी खराब हुई है, कितने बैक्टीरियाज उसमें आ गए हैं, इतने समय बीतने पर इतने बैक्टीरियाज आते हैं, इतनी शरीर गल चुका है उसका। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलेगा कि हाँ वो 2 दिन पहले का गायब थी बॉडी, या 3 दिन पहले वो मारा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि किस समय से किस समय के बीच में मारा गया है। इवन वो कैसे मरा है ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताता है। कि हो सकता है वो पानी में डूब करके मरा हो, तो उसके लंग्स में पानी मिला हो सकता है वो पानी में डूब के ना मरा हो, बगल में लेक के पाया गया, जैसे ये एग्जाम्पल कह रहा है। पर्सन वॉज किल्ड आउटसाइड द लेक बिकॉज बाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही हैड नो वाटर इन लंग्स। तो उसके लंग्स में वाटर नहीं मिला, इसका मतलब वो डूब के नहीं मरा है, उसे मारा गया है। उसके गले पर किसी तरह का निशान है, तो वो तो अलग बात है भाई, वो अलग बात है। ये किसी तरह से टाइम और प्लेस को नहीं बता रहा है, वो फैक्ट जो कि किसी टाइम और प्लेस को बता रहे हो कि ये पानी में डूब के नहीं मरा, ये पानी के बाहर मरा गया है, प्लेस को बता रहे हैं।
ये घर के अंदर लटक के नहीं मरा है, इससे मतलब फांसी नहीं लगाया इसने, हो सकता है इसे किसी ने मारा, बाद में इसे लटका दिया पंखे से। तो प्लेस बता रहा है कि क्या कहाँ मरा, टाइम बता रहा है कि कब मरा, कितनी बॉडी इसकी डिटेरिएट हुई है। तो टाइम एंड प्लेस वो भी रेलेवेंट हो जाएगा, इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी रेलेवेंट माना जाता है। रिलेशन ऑफ पार्टीज, अब पार्टीज के साथ कैसा रिलेशन था, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, कपल्स है, एडॉप्शन पेपर, एडॉप्शन पेपर होगा, किसी बच्चे को अगर अडॉप्ट किया है तो आपका रिलेशन पता चलेगा उससे। ज्वाइंट बैंक अकाउंट है, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट से ये पता चल रहा है कि नहीं दोनों में काफी अच्छा बनता था। कोई ज्वाइंट बिजनेस अकाउंट है तो दोनों से ये पता चलेगा कि नहीं इन दोनों में बिजनेस रिलेशन थे। तो रिलेशन ऑफ पार्टीज को किसी भी तरीके से अगर बताया जा रहा है तो वो भी रेलेवेंट है। नेबर्स ट्रीटिंग द कपल्स एज अ हस्बैंड वाइफ, भले ही उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है कि दोनों हस्बैंड वाइफ थे या नहीं थे, ना कोई मैरिज रिकॉर्ड है, कुछ भी नहीं है, लेकिन नेबर्स उनको ट्रीट करते थे, सोसाइटी उनको ट्रीट करती थी एज अ हस्बैंड वाइफ, उनका बिहेवियर ऐसा था सोसाइटी में जैसे कि हस्बैंड और वाइफ का होता है, तो उससे उनका रिलेशन पता चल रहा है, तो वो भी रेलेवेंट हो जाएगा। आपको यहाँ तक ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आई होप सो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, या फिर आप पर्सनल मैसेज करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये 5 टॉपिक्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, इसके 5 इसेंशियल्स है ये, जैसे रिलेशन ऑफ पार्टीज, टाइम एंड प्लेस, कोई चीज को रिबट करना, आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन, ये रेलेवेंट है। तो कैसे रिलेवेंट हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे यहाँ पे इसके एसेंशियल्स है, इसके इलिस्ट्रेशंस भी हम लोगों ने देखा। कोई भी कंफ्यूजन हो बिल्कुल बेझिझक आप पूछिए हमसे कहीं भी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग माई लेक्चर एंड लिसनिंग इट।